हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ईद की छुट्टियों के बाद मैं हूं एजाज सैयद और आज मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल शकूर खान। अब्दुल शकूर खान आज से कमोबेश 8 साल पहले तक इस्लामाबाद में ही पाकिस्तान में जर्नलिज्म करते थे। मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े मायनाज रिपोर्टर थे, डॉन न्यूज़ में काम करते थे। इससे पहले भी मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक रहे, लेकिन 8 साल पहले ये तुर्की चले गए। जर्नलिज्म तुर्की में बैठ के कर रहे हैं, तुर्की में रहते हैं। पाकिस्तान में इनका घर है, लेकिन तुर्की में इनका प्रोफेशन है, पेशा वहाँ पर है। तुर्की को बहुत अच्छे से समझते हैं, कम से कम आम पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा समझते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारी मुश्तरकात हैं और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर तजादात भी हैं। दोनों मुसलमान मुल्क हैं और दोनों मुल्कों में जमहूरियत कभी पनप नहीं सकी। पाकिस्तान में जमहूरियत अभी वैसी की वैसी कमज़ोर है, लेकिन तुर्की के अंदर जो तैयब अर्दगान हैं, उन्होंने वहाँ पर अपनी इस्टेब्लिशमेंट या अपनी फ़ौज पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। तो मैंने सोचा कि अब्दुल शकूर खान के ईद की छुट्टियों पर पाकिस्तान आने का फ़ायदा उठाते हुए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तुर्की ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज को काबू में कैसे किया और तुर्की क्या तरक्की की राह पर गामजन है या नहीं, अगर है तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों। बहुत शुक्रिया शकूर, आपने टाइम दिया। शकूर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में भी आपने जर्नलिज्म किया, तुर्की में अभी आप काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है तुर्की के इशूज़ और इंटरनेशनल इशूज़ पे काम कर रहे हैं। तो अब वापस आते हैं पाकिस्तान, तो कैसा लगता है? पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है या हम दायरे का सफ़र कर रहे हैं या कोई समत हमारी आगे बढ़ी भी है? बहुत शुक्रिया आज़ाद। सबसे पहले तो सच्ची बात है कि आपने अचानक बुला लिया और हम आ गए, और मुझे अपने डॉन के डेज़ भी याद है जब आज हम इकट्ठे काम करते थे, और आज हम एक मरतबा फिर बैठे हैं बड़े अरसे के बाद इस हवाले से। मैं कोई पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन आप फैक्ट्स को जो है ना वो जुटला भी नहीं सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो रही है और हुई है, और वो बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। लेकिन होप नहीं छोड़नी चाहिए। आई होप कि उसमें बेहतरी आएगी, लेकिन एक नफसियाती भी तौर पे भी शायद ये होता है कि बाहर बैठ के जब आप लोगों को ऐसी कंट्रीज़ में, टर्की का आपको पता है कि वो टॉप डेवलपिंग 20 उसके अंदर इकोनॉमीज़ के अंदर है, तो उनकी तो सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है हमसे हर हवाले से। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से बैठ के जब आप देखते हैं पाकिस्तान में, और हमारे जो इश्यूज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं बाकी दुनिया से, और हमारे इश्यूज़ जो है वो ज़्यादातर शख्सियात के गिर्द घूमते हैं, वो ज़्यादातर एक पेटी पॉलिटिक्स के गिर्द घूमते हैं, और पता नहीं जो लोग उस सारे निज़ाम को यहाँ पे चला रहे हैं वो इस चीज़ को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि जाते हैं, दौरे करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं फिरते हैं, वहाँ देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब बात आती है तो वो शायद इनको उसी सिस्टम में रखना चाहिए। अच्छा शकूर, पाकिस्तान के मसाइल तो ज़ाहिर है पाकिस्तानियों को पता भी है। आप जो मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं इसे पूरी दुनिया में देख रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जो भी लोग उर्दू या हिंदी भी लोग समझते हैं वो भी देख रहे हैं। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इस बात हूँ शकूर कि 8 साल हुए कि आपने तुर्की का सिस्टम देखा, और इन 8 सालों में तुर्की का सिस्टम बहुत मजबूत हुआ है। तैयब अर्दगान बड़ी मसल के साथ, बड़ी पावर के साथ दोबारा वहाँ पर मुंतखब हो चुके हैं। तो ये कैसे हुआ कि तैयब अर्दगान उन्होंने जो वहाँ की फ़ौज है उसको शिकस्त दे दी? ये हुआ कैसे? बिल्कुल आज़ाद, ये बड़ा एक अहम सवाल है। शिकस्त तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने उनको उनकी जगह पर लेकर आए हैं जो फ़ौज की जगह होती है, और यकीनन इस वक्त उनकी फ़ौज बहुत से अहम। और एक बात मत भूलिएगा कि उनकी फ़ौज वो फ़ौज है जिसने जो अभी टर्की, मौजूदा टर्की है, इसको उन्होंने विन किया हुआ है अगेंस्ट वेरी हॉस्टाइल फोर्सेस। तो इन अ वे दे वन दिस कंट्री, और उन्होंने इसको, तो वो उस हवाले से देखा जाए तो वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उनका एक 1960 से फिर वो भी कू करते रहे हैं, बड़े देर तक करते रहे, इनको भी मसाइल थे। 1922 में भी किया था इन्होंने जी वो जी, लेकिन 60s के बाद हमें बड़ा ही प्रोमिनेंट उनका रोल नज़र आता है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे एक बिल्कुल आम, देखें मैं इसको अगर हम एक ख़ास लेवल पे जाके टर्मिनोलॉजी के साथ उसके साथ गुफ्तगू करेंगे तो शायद ऑडियंस के लिए इतना, इसको बड़ी सिंपली आपको बताने की या समझाने की कोशिश करूँगा अपने तौर के ऊपर। बात ये है कि यहाँ पे बहुत बात की जाती है पाकिस्तान के हवाले से कि नवाज़ शरीफ साहब की, कि उन्होंने डेवलपमेंट की कोशिश की, बहुत सारे काम किए, लेकिन उसके बावजूद वो कभी यहाँ पे नहीं उस तरह से जो चाह रहे थे वो नहीं ला सके। एक हमारे इमरान खान नहीं कर सके, इमरान खान साहब नहीं कर सके। हमारी तर्ज की जो मिलिट्री है दूसरी, वो इजिप्शियन, आपको पता उनके भी बड़े कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं सारा कुछ। वहाँ पे मोहम्मद मुर्सी जो थे वो आए थे,
तो इजिप्ट में वो भी नहीं कर पाए। अब अर्दवान जो है वो कैसे कर पाए, और इतनी पावरफुल, जेन्युइनली आप कह सकते हैं पावरफुल आर्मी के सामने। उसमें मुझे जो लगता है वो डिलीवरी और डिलीवरी, तीन चीज़ें हैं। मैं पहली, दूसरी और तीसरी चीज़, उनका तर्ज सियासत जो है उससे ख़िलाफ़ किया जा सकता है, लोग करते भी हैं, लेकिन वो वहाँ पे एक पॉपुलर लीडर है, वहीं पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। अब ये बात किसी को पसंद आए या ना आए, मैं सोच रहा था जब वो जीते इस दफ़ा तो हैरत की बात थी कि पाकिस्तान, गाज़ा और बहुत से ममालिक, नाम लें आप, वहाँ पे बहुत सी जगहों पे एक लीडर के जीतने पे वहाँ पे जो है खुशी बनाई जा रही है। तो ये भी एक मैं समझता हूँ इंटरनेशनली उन्होंने अपना किया। लेकिन मैं आर्मी की तरफ, चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस उस तरफ आऊँगा। ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने एक तो डिलीवरी की, देखें नवाज शरीफ साहब शायद उस लेवल पे डिलीवर करके नहीं पहुँचे, उन्हें पहुँचने नहीं दिया गया, वो पहुँचा नहीं सके, या वो इतने स्मार्ट नहीं थे कि इसको फिगर आउट करते। तो मैंने जो तजर्बा देखा, मैं उस दिन जब 15 जुलाई को जब ये कू की अटैम्प्ट की गई थी, तो आई वॉज देयर 2016 में, 2016 में, और मैं वहाँ 2-3 से, मैंने लोगों के अंदर जो जज्बा देखा तुर्क कौम के अंदर, वो इतना अमेजिंग था और इतना शानदार था। और मैंने, आपको पता, जर्नलिस्ट की आदत, मैंने कुछ से बात करने की भी कोशिश की, वो उसको ऐसे नहीं ले रहे थे कि ये किसी गवर्नमेंट के ऊपर अटैक हुआ है या किसी, वो उसको अपने ऊपर अटैक। अच्छा शकूर, एक मिनट के लिए, मैं जो देख रहे हैं उनको साथ लेके चलते हुए कि तैयब अर्दगान सरबराह थे तुर्की के, और 15 जुलाई 2016 को जो उनकी फ़ौज है उन्होंने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी, एक हिस्से ने, फ़ौज, ठीक है, फ़ौज के एक हिस्से ने बगावत कर दी थी और हुकूमत पर कब्जा करने की कोशिश की थी। और तैयब अर्दगान ने एक खुफिया मकाम से CNN को इंटरव्यू दे दिया था और सोशल मीडिया पे पैगाम दिए थे और लोग बाहर निकल आए थे। ये कॉन्टेक्स्ट, और आप वहाँ पर मौजूद थे? मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने, और पहली दफ़ा इस, देखें यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हमारी पैदाइश के बाद से जो 80s, मतलब आप देखते हैं तो कू तो होते रहे, यहाँ पे गए, PTV पे गए और वो सारा कुछ किया, तो वो एक ब्लडी कू करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे ब्लडलेस हुए मोस्टली, सारे ब्लडलेस थे, क्योंकि उनको आइडिया था। वो एक ब्लडी कू करने की, उन्होंने F-16 जो है वो एयर बाउंड किए, जो फैक्शन वो करना चाह रहा था। टैंक आ गए थे सड़कों पे, मैं यही कहने लगा। उन्होंने फिर अपनी आर्मरी यूज़ की, टैंक्स यूज़ किए, गन्स यूज़ की, 259 पीपल वर किल्ड। लेकिन मैं अभी भी, और ज़्यादातर लोग कहाँ पर ये वफात पाए थे? ये इस्तांबुल में, अनकरा में, जो उनकी मेन सिटीज़ थी। लेकिन वो लोग ऐसे निकले। तो जो इसमें पॉइंट की बात है, मैं ये सोच रहा था कि यार इतनी जज्बा इनमें का, देखें यकीनन एक तुर्क नेशन तो एक है, उसमें कुछ है, लेकिन एक और मैं आपको बताऊं कि उनको उस गवर्नमेंट का ये भी अंदाज़ा था कि इस गवर्नमेंट ने हमें मुसलसल मुख्तलिफ मसाइल से निकालते हुए एक अच्छी इकॉनमी बनाया है। लोगों की स्टैंडर्ड्स में, जो लोग 2000 में गए हैं इस्तांबुल में, और वो आज के इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उन्होंने डिलीवर किया, तो लोगों को इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट किया हुआ था लोगों ने कि वो दे वर पार्ट ऑफ इट। वो ये समझ रहे थे कि ये बेसिकली हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तो जब आपको ये सेंस, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उस तरह की सिस्टम इस तरह का इंट्रोड्यूस करा दिया गया, जब किसी का तो अच्छा ये नून लीग के साथ हो रहा है, ये तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये फलां पार्टी के साथ हो रहा है, या फलां के साथ हो रहा है, तो वो जो एक कौम का या एक इकट्ठे होने का जो एहसास होता है ना, वो यहाँ पे मुझे अभी तक कोई भी लीडर उसको पैदा नहीं कर सका। कुछ को मौके मिले भी, लेकिन वो नहीं कर सके। तो ये मुझे लगता है। और फिर अर्दवान ने एक और काम किया, उन्होंने डिलीवरी के ऊपर जब जोर दिया। दूसरा देखें, आपको जब एक ये बात मैं थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पर जाके एक स्ट्रेटेजिकली करने लगा, जो कि ये वो ऑब्जर्वेशन है जो मैंने खुद बराह रास्त की हैं वहाँ पे। अर्दवान को ये बात पता चल गई थी कि ये जो फ़ौज है, जब वो इक़्तिदार में आए तो ये बड़ी पावरफुल फ़ौज है, मैं कम अज़ कम इसके अंदर कुछ फ़िलहाल करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पुलिस को डेवलप किया। उन्होंने यंग बड़े टैलेंटेड लोग पुलिस के अंदर लेकर आए, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस मैं आपको कह सकता हूँ कि देखने में ही आपको। फिर उनको उन्होंने बड़ा वेल इक्विप किया, फिर उनकी बड़ी शानदार ट्रेनिंग की गई, और फिर उनको एक, आप कह सकते हैं कि एक बाकायदा तौर पे, यहाँ देखें अनफॉर्चुनेट है लेकिन रेंजर्स ने मोस्टली पुलिस का जो रोल होता है वो यूज़र्व किया हुआ है यहाँ पे। उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने अपनी पुलिस को इतना पावरफुल किया और उनको हर हवाले से इतना, आप कह सकते हैं कि एम्पावर्ड किया, कि जब वो 15 जुलाई का वाक़या, तो मैंने इन आंखों से देखा कि किस तरह पुलिस ने आगे बढ़ के अवाम के साथ मिल के, तो कई गलियों में, कई जगहों पे फौजियों के टैंक और उनको ब्लॉक करके, तो अपना जो उनकी जो पावर थी उसको उन्होंने पूरी तरह से शो किया, एंड दैट हेल्प्ड हिम। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होता है कि जब कू होता है तो फौज की गाड़ी आगे जा रही होती है और एक पुलिस का डाला उसके पीछे हिफाजत के लिए जा रहा होता है। देखा आपने, खुद भी देखा होगा। उसके साथ साथ ये होता है कि हमारे यहाँ इस वक्त भी आप देख लें क्या हो रहा है,
ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और देखिए, हम किसी को ब्लेम करने से पहले फौज को कुछ अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि आप लोगों ने क्या सिस्टम, वही कर रहे हैं आप पुलिस के साथ। ऐसे ही पुलिस को जिस भयानक तरीके से यूज़ किया जाता है अपनी पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कुचलने के लिए, और सारे करते हैं क्रॉस द बोर्ड। कोई एक कहे कि मैंने नहीं किया तो वो झूठ बोलेगा, सब ने किया। एस्टैब्लिशमेंट भी यूज करती है। मैं यही कह रहा जी, हूँ, मुकम्मल तो जब आप इस तरह के इदारे, तो ये अरजवान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक बड़ी प्रोफेशनल पुलिस रेस की, वो आपको नजर आती है। और देखे, वो हम ये माशरे के ही लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनकी एक ही फेडरल पुलिस है या सूबों की अलग अलग? वो पुलिस जो है उनकी, वो डेफिनेटली एक, और फिर उस पुलिस का उनकी जो आप कह सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मुख्तलिफ है। 28 सूबे हैं, हर सूबे में आबादी के एतबार से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हो। अब बात यह है, मुझे जो चीज़ नज़र आती है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा, किसी भी यहाँ पे जब हुकूमत में लोग आते हैं तो वो इस तरह के एडहॉक किस्म के काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे फौरी तौर पर जो आजकल जो कुछ हो रहा है। अच्छा शकूर, मैं तुर्की के ऊपर ही कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। आपने एक बात बताई जो जो मुझे समझ में आई कि जो तैयब अर्दगान है, उन्होंने फ़ौज को नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा लेट द आर्मी वर्क द वे इट्स वर्किंग। ठीक है जी, उन्होंने पुलिस को रेज किया। ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि पुलिस के ऊपर लोगों का एतमाद बढ़ गया। ठीक है, उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि डिलीवरी की जब आपने बात की, तो वहाँ पर जो डिलीवरी का काम है, मैं अगेन पाकिस्तान से थोड़ा सा टच करते हुए, यहाँ पे जो डिलीवरी है या जो आप मंसूबे बनाते हैं तरक्की के, वो बदकिस्मती से फेडरल गवर्नमेंट्स बनाती हैं या सूबाई हुकूमतें अनाउंसमेंट करती हैं। जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है यहाँ पर बहुत कमज़ोर है, लोकल गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं किया जाता। वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ज़रा मुझे ये बताएं कि तैयब अर्दगान क्या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से आए थे, या किस तरीके से तैयब अर्दगान आए, और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कितना मजबूत है वो बताएं। सारी दुनिया ये बात जानती है कि लोकल गवर्नमेंट, और आप इस्तांबुल तशरीफ़ लाएं, अंकारा जाएं, कोनिया जाएं, कहीं पे भी जाएं, उनके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ने उनकी जो कंट्रीज़ हैं, जो सिटीज़ हैं, उनके अंदर इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो उनकी जो पार्लियामेंट है वो फिर लेजिस्लेशन के लिए है, उनका जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत मजबूत है। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करता जाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि जब मैं डिलीवरी की बात करता हूँ तो डिलीवरी क्या है। सिर्फ वहीं पर नहीं है, तो एक पुलिस का मैंने आपको मिसाल दी, चूँकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पुलिस का जिस तरह यूज़ किया जा रहा है, तो मेरे था कि मैं उस पर बात कर लूँ। उससे हट के आप अगर देखें तो डिफेंस इंडस्ट्री को जिस कदर तैयब अर्दवान ने अहमियत दी है, और जिस तरह पर्सनल उन्होंने उसके अंदर इंटरेस्ट लिया, और जिस तरह हर इवेंट में जा के वो कोई भी नई चीज़ है कि वो अपने हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, टैंक्स बनाते हैं। अभी उन्होंने एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना ली है। ठीक, और उनकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो तो खैर पूरी दुनिया में इस वक्त एक टॉप की चीज़ है, और सारों को पता है हाउ दे आर मेकिंग डिफरेंस ऑन द बैटलफील्ड। हमने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाए थे जो ट्विटर पे उड़ते थे, फेसबुक पे। ठीक है, और वो मिसाइल लेकर आए हमारे लिए बहुत से, और ये बड़ा हमने जबरदस्त ऑन अ लाइटर नोट। यस, यू आर राइट। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब देखें हमारे यहाँ क्या लड़ाई चल रही थी कि वो कहते हैं जी ये इसहाक डार साहब पैसे नहीं दे रहे, फौज पैसे मांग रही है। ये वाले मसाइल भी तो हल होने चाहिए। ये किसने करने, ये आपकी सरकारी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो गलियां सड़कें बनाना है, ये इख्तियार किसके पास है? लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के पास है। हर ज़िले का एक मेयर है, ठीक है, और उसके पास पावर क्या क्या है, ज़रा ये बताएं। देखें, उसके पास शहर के अंदर कुछ भी हो रहा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसका सीवेज सिस्टम है, उसके अंदर आप कह लें उसके पार्क्स हैं। अब यार मत ये फफोले फोले मैं आपको कह रहा हूँ इसलिए कि मैं ये ईद पे आया हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद में। मैं पैदा भी इसी शहर में हूँ, ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं रहा हूँ। मैं अभी E7 में रह रहा था एक जगह पे। अब ये ईद के दिनों में यार एक अजीबो गरीब किस्म की यहाँ पे सिचुएशन, आप फैमिली लेकर बाहर नहीं निकल सकते, इतना बेहंगम रश है। इसलिए चूँकि आपने ओवर द टाइम जगह डेवलप नहीं किया, आपके पास वही शाह फैसल मास्क, यार लोग 4 दिन शाह फैसल मास्क के बाहर कैंपिंग करके बैठे हुए हैं। आपके पास एक वो बच्चों का जो जापानीज़ पार्क है वो है, वो एक ना होने के बराबर एक ज़ू है। लोगों के पास आउटलेट ही, आप ज़ू भी ख़त्म हो गया है। मैं वही कह रहा हूँ, तब नॉमिनल एक रखा हुआ है, बहुत छोटी छोटी। कुछ लोगों ने जो एलीट क्लास है उन्होंने अपने लिए बहुत सारा कुछ क्लब्स और बहुत सारी, वो तो बैरिया टाउन में रहते हैं, DHA में रहते हैं, और उससे बाहर भी जो रहते हैं। आप देखें, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हम भी उस एलीट का थोड़ा सा मज़ा ले चुके हैं किसी न किसी रेफरेंस से। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखें तो अब एक इस्तांबुल एक बहुत गुंजान आबाद शहर है, और
वो उसकी जो टोपोग्राफ बड़ी डिफरेंट है ऊपर नीचे, लेकिन हर बिल्डिंग अपार्टमेंट के साथ आपको छोटा सा पार्क ज़रूर मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ आपको वो, और पूरी दुनिया से टूरिस्ट भी आता है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म की। और जहाँ जी। पे हम बात करते हैं तो अर्जवान के दौर के अंदर जो टूरिज़्म से जो उन्होंने पैसा कमाया, जो टूरिज़्म जो टर्की की, आप कह रहे हैं कि वो उनका एक इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन है टर्की का। अच्छा, अब तो मुझे ये बताएं कि पुलिस आपने मुझे एक बताई। सिर्फ कंप्लीट कर लेने दें प्लीज़। अगर कोई ये प्रोग्राम देखता है जिसको कुछ जहाँ पर जैसे, प्लीज़ लोगों के लिए और आउटलेट्स बनाएं, इनको मज़ीद जो है वो मौके दिए जाएं। ये इतना बड़ा शहरी शहर है, सहूलियात दी जाएं। शहरी सहूलियात दी जाएं। डिलीवरी की बहुत बुरी हालत ये है बच्चों के खेलने के ग्राउंड नहीं है सर। आप शकूर। ये बात कर रहे हैं, मैं जब हम बड़े हुए तो ये 7th एवेन्यू नहीं थी, तो मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि वहाँ पे वो ग्राउंड था, तो हमें एक सहूलत थी। अब वो भी ख़त्म हो गया। आपने एवेन्यूज़ तो बहुत से बना दिए, लेकिन आपने मुतबादिल ग्राउंड कौन सा दिया? आप इतनी बड़ी ये जो जी के सेक्टर्स हैं, ज़्यादातर आप कह लें मिडिल इनकम है, उनके लिए कौन सी फैसिलिटी है? शकूर, कोई आप जगह नहीं है, नहीं, कोई आप तो आउटलेट नहीं। इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप अगर अंदरून पंजाब में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, सिंध में फिर हम पोर्ट्रे ज़रा गलत करते हैं, सिंध में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये मैं बताऊं। केपी में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, खेलों के मैदान नहीं है। स्कूल जो नए, मैं जेलम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा एक गांव है काला गुजरा, तो वहाँ पर 2 सरकारी स्कूल थे आज से 25 साल पहले। आज भी वो 2 सरकारी स्कूल हैं, तीसरा सरकारी स्कूल नहीं बना। Imagine। बड़े सरकारी स्कूल जो है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 25 साल में आबादी किधर से किधर चली गई है, लेकिन स्कूलों की सहूलियात वही की वही है, खेलों के मैदान कोई नहीं है, सफाई का सिस्टम कोई नहीं है। तो जो सिविक सूरत हाल है, उसको आप ये कह रहे हैं कि मेयर ज़िले का वो देखता है। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या इश्यूज़ क्या है। यहाँ पे भी एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आया था, मुशर्रफ के मेयर दौर भी में। था। नहीं, इसके बाद भी अभी भी जी, इन्होंने अभी भी, इलेक्शन जी, कराए जी। थे। क्या हुआ यार उसका? नहीं, क्या उनको उन्होंने पावर नहीं डेवलप? दी गई नहीं शकूर साहब, उनको अब यही तरक्याती बजट नहीं मैं दिए यही गए, कहने पावर लगा नहीं हूँ कि दिए गए ये दफ्तर। आखिर कब तक ये क्यों ये सूरत हाल बनी हुई है? तो भाई बात ये कि सारी चीज़ें मुल्कों में उनके अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं, लेकिन जब तक आप डिलीवरी करते रहेंगे लोगों को। और देखें, हम लोग ही बाहर जब जाते हैं ये सारी चीज़ें देखते हैं, इन सहूलियात से फ़ायदा भी उठाते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हम? और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें कहीं ना कहीं से ये स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो लोग इस सब के ज़िम्मेदार हैं, जो आज तक वही रिपीट करते आ रहे हैं ये सारा कुछ, उनको अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। ठीक है, वो अपने एक पॉकेट्स में रहते हैं, उन्होंने वहाँ पे सारी डेवलपमेंट सब कुछ किया हुआ, लेकिन आखिर उन्हें बाहर भी नज़र दौड़ानी चाहिए, उन्हें बाहर भी लोगों को जो है वो सहूलियात देनी चाहिए। और या फिर आपको अगर पता है कि यार ये जो हमारे पास 3-4 लोग हैं, हमने इन्हीं को लाना है बदलाव ला के, तो उसमें से उसको लाएं जो कम से कम तो थोड़ा बहुत डिलीवर तो कर सके लोगों के लिए। अच्छा शकूर, आपने पुलिस का बता दिया, आपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का बता दिया, मुझे कुछ थोड़ा सा बताएं कि जो तैयब अर्दगान है वो सियासत में कैसे आए और इतने पावरफुल कैसे हुए? देखें, एक तो पहली बात तो ये कि वो हमेशा से दाएं बाजू की उन्होंने की, मजहबी सियासत की। मजहबी सियासत भी की, दाएं बाजू की भी की। लेकिन एक खूबसूरती भी देखिए कि उनकी जो दाएं बाजू की जो सियासत है वो अभी भी एक्सेप्टेबल है, टू द एक्सटेंट कि उनके होते हुए, देखिए टर्की इज़ ए पोलराइज सोसाइटी, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन वहाँ पे अब भी एहतराम है। यानी एक दूसरे का, अगर मैं बाज़ दफ़ा नोट कर रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एक खातून मुकम्मल हिजाब में है, मुकम्मल हिजाब में, ठीक है, और दूसरी तरफ एक अगर मिनी स्कर्ट के अंदर भी खातून है और वो देख रही है मिनी स्कर्ट वाली के मुझसे बड़ी उम्र में, तो फ़ौरन उसके लिए जगह छोड़ के उसको जगह देगी बैठने के गलम लिए। गलोच नहीं है इस तरह ना से? सवाल ही पैदा नहीं होता। और इतना रिस्पेक्ट, और ये चीज़ मुझे वहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि जो एहतराम है एक दूसरे के लिए। देखिए छोटे मोटे नजरियात मुखालफ हों, लेकिन आप एक दूसरे को गलम गलोच नहीं करेंगे। एहतराम है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका एक भाई आपसे बहुत डिफरेंट हो सकता है, आपकी एक बहन आपसे बहुत डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट करें, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और ये चीज़ मुझे हर चौराहे पे हर दिन नज़र आती है, और मेरी दुआ है कि वो ऐसे ही रहें, और अल्लाह ताला हमें भी इस तरह की जो चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं दूसरे मुल्कों से, ख़ास करके ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज से adopt करने। शकूर, आपने मैं जो जानना चाहता था आपसे, वो बात आपने दुरुस्त तरफ ले गए कि वो मजहबी सियासत करते रहे और आज भी वो दाएं बाजू की सियासत करते हैं। जो बात जानना चाह रहा था कि जो तैयब अर्दगान है वो बेसिकली खुद काउंसलर लेवल से मुंतखब होते हुए, ये मुझे देखिए बताइए। बहुत ही ग्रास रूट लेवल से, वो तो वहाँ पे लेमनेड बेचते थे गलियों में। अच्छा उनके वालिद जो है वो एक कोस्ट गार्ड थे। अच्छा। जी, और कासिम पाशा एक नेबरहुड है इस्तांबुल में, वहाँ से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, फिर वो आगे चलते रहे, फिर 2003 में अच्छा, और मज़े की बात आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे अभी पूरी वो आपको टाइमलाइन नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप उस आदमी की पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देखें तो ये नहीं था कि वो
आया, देखा और छा गया। मुख्तलिफ अदवार में उनके सामने मुख्तलिफ चैलेंजेस रहे हैं, डिफरेंट वक्त के ऊपर डिफरेंट। एक आपके खिलाफ कू अटैम्प्ट हो रही है शुरू में आपको, और 2013 में तो आके उन्होंने हिजाब ओढ़ने की इजाज़त दी, उससे पहले नहीं थी। अच्छा ये बताएं ना कि आप बता रहे हैं ग्रेजुअली उन्होंने किया, बड़ी एक हिकमत मैं ये कह रहा हूँ आप एंड पे चले गए। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो आपने बात बताई ना कि वो लेमनेड बेचते थे, ड्रिंक्स बेचते थे, बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स बेचते जी, थे, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाला लड़का सियासत में आता है, काउंसलर बनता है, फिर मेयर बनता है, और मेयर बनता है, वज़ीर-ए-आज़म और बनता है फिर 3 वज़ीर-ए-आज़म बन दफ़ा, और जाता फिर है। सदर बनता है, अच्छा, और पहला इलेक्टेड सदर 2003 की जर्नी, 2003 से ऑनवर्ड जरा बताएं कि वो क्या थे 2003। देखिए, नवंबर 2003 में वो वज़ीर-ए-आज़म बने, ठीक, और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू किया, बिल्कुल तरीके के साथ। उनको पता था कि मैं दूसरी तरफ जो पावरफुल हल्के हैं, दे आर कंटिन्यूसली वाचिंग। अच्छा, और ये मजहबी सियासत करते थे। पाकिस्तान में ज़रा ये फ़र्क है ना कि पाकिस्तान में रूटीन में ये कहा जाता रहा कि MMA, मुल्ला मिलिट्री अलायंस, ये कहा जाता रहा, लेकिन वहाँ पर तुर्की में डिफरेंट है कि जो फौज है वो मिलिट्री के साथ उसका मजहबी लोगों के साथ अलायंस नहीं है, वो लिबरल है। वो लिबरल क्या, वो तो कहते हैं कि वी आर द कस्टोडियन ऑफ द सेक्युलरिज्म ऑफ दिस कंट्री। तो उन्होंने तो हमेशा इस चीज़ की वो ली है। लेकिन देखें, टर्की एक, चूँकि ज़ाहिरी बात है, खिलाफत उस्मानिया के दौर से लेकर के वो एक इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री रही है, तो वो उसमें आप ये नहीं कर सकते थे अगर किसी ने उसको वक्ती तौर पे सप्रेस किया, ख़त्म हो गया, तो वो इस्लामिक सेंटिमेंट हमेशा से वहाँ मौजूद था, लेकिन रवादारी के साथ। अच्छा, डिस्को क्लब भी है वहाँ पे, सर दुनिया की हर चीज़ है, जो शराब आप भी एक बिकती सोचें, है, सब कुछ होता है, और एट द सेम टाइम वहाँ पर मस्जिदें भी हैं। मसाजिद भी हैं। इस्तांबुल को तो मसाजिद का शहर कहा जाता है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, वहाँ पे बार्स भी हैं, वहाँ पे वो देखिए, ये है कि स्टेट को मेरे ख्याल से, ज़ाती ख्याल से, लोगों को, और मैं ये समझता हूँ कि ये फेल स्टेट्स का काम होता है कि वो लोगों को डिक्टेट करें कि उन्होंने क्या करना है मज़हब के एतबार से। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। वहाँ पे क्लब्स भी हैं, साथ में मस्जिद भी। अब तकसीम जो है वो इज़ नाउन फॉर इट्स नाइट लाइफ, लेकिन तकसीम की स्क्वायर में एक न्यूली बिल्ट एक बहुत बड़ी मस्जिद है। नॉट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उधर जाना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं, आपको कोई सख्ती या ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं कर रहा है। अच्छा शकूर, ये बताइए कि अब जो तुर्की का फ्यूचर, मैं रैप अप कर रहा हूँ, फ्यूचर क्या देखते हैं कि 2003 से जो तैयब अर्दगान है वो मर्द आन के तौर पे तुर्की में है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी वहाँ पे ख़तरात लाक हैं, जर्नलिस्ट बड़ी तादाद में गिरफ़्तार हैं, उस पर इंटरनेशनल मीडिया में भी गुफ्तगू होती रहती है। फ्यूचर क्या देखते हैं तुर्की का? तुर्की का फ्यूचर अगर मैं आज के हिसाब से देखूं तो बहुत ब्राइट है। अगेन मैं आपको एक बात कहूँगा, देखें प्रोग्राम्स के वक्त ज़ाहिरी बात है, नहीं, आप खुल के बात करें। नहीं मैं और बात करूँ वक्त के एतबार से, वरना तुर्की के जो इस गवर्नमेंट के अंडर जो इंटरनेशनल जो कामयाबियाँ हैं और जो जिस तरह उन्होंने ख़ुद को पोजीशन किया ग्लोबल स्टेज के ऊपर, मैं हैरान रह जाता हूँ बाज़ दफ़ा कि यार किस कदर स्मार्टली आपको एवरीवेयर यू विल फाइंड देयर फुटप्रिंट्स, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि दे आर द पावर टू रेकन विद इन मिडल ईस्ट। अच्छा ये बताएं कि तुर्की एक तरफ यूरोप है, यूरोप में भी है, और तुर्की एशिया में भी है। हम भी यहाँ पर कहते हैं कि जी हमारा जो लोकेशन है बड़ी ज़बरदस्त है, हम एक तरफ इंडिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, हम यही लोकेशन ही बेचते हैं। तो लोकेशन तो तुर्की की भी बड़ी आइडियल है, तो पोलराइजेशन वहाँ पर कितनी ज़्यादा है? ये जो आप क्वेश्चन लेकर रहे हैं वाकई बड़ा मज़े का। मैं भी हमेशा से माशरती उलूम में यही पढ़ते हैं कि पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से बड़ा है। मैं यस, एक लैंड लॉक कंट्री अफ़गानिस्तान है जो कि टोटली हमारी मरून मिन्नत है। बाकी आपके सामने 2-3 बॉर्डर हमें और लगते हैं कि ईरान का, एक चाइना का, चाइना आपको पता है हमारा उससे क्या। स्ट्रेटेजिकली अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो फिर टर्की के साथ 8 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स हैं, उसमें से शायद एक जो होगा वो हॉस्टाइल नहीं होगा, बाकी साथ के साथ हॉस्टाइल हैं। अब कौन से हैं? ग्रीस आपको पता उनका कितने शदीद किस्म के इशूज़ हैं, साइप्रस के मामले के ऊपर से लेकर के, इसी तरह आपके बल्गारिया के साथ उनके हमेशा मसाइल रहते हैं। इराक़ की आपको सिचुएशन पता है कि वो वहाँ पे वो स्टेबल नहीं है कंट्री, उसके साथ बॉर्डर है। सीरिया अगेन वो देख लें, रशिया के साथ बॉर्डर है। लेकिन अब अभी भी जो इस वक्त सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के अंदर चल रहा है वो यूक्रेन वॉर का है। वहाँ पे भी इस मुल्क ने अपने आप को देखें कि जो ग्रेन डील जो इस वक्त बहुत सी ममालिक के अंदर एक स्टारवेशन से लोगों को बचाया गया, उसके अंदर टर्की का बहुत बड़ा रोल है। और जो डील साइन हुई थी ग्रेन की बिटवीन दोज टू, रशिया
और यूक्रेन वो इस्तांबुल के अंदर हुई थी। इट वाज फैसिलिटेटेड बाय टर्की। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, अब वो रूस का जो तेल है उसके भी एक आप कह सकते हैं गुजरगाह बने हुए हैं, और वो तेल को बल्कि वो कह रहे थे कि वहाँ रिफाइनरी लगेगी, रशियन तेल यहाँ आएगा और वो आगे सेल करेंगे। तो आप देखें इस हवाले से देख लें। अच्छा, फिर नेटो की अगर आप बात करें तो इस्लामिक कंट्री है, नेटो में है, और सबसे आप कह सकते हैं कि मेरा ख्याल सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है उनके पास नेटो के अंदर। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे आप उनकी से देखें कि उन्होंने अभी वो उनके इश्यूज़ थे स्वीडन के साथ और दीगर उनके साथ, उन्होंने अपना एक वहाँ पे अपना लोहा मनवाया है कि भाई हम इनको नहीं चाह रहे हैं कि बने, चूँकि उनके अपने कुछ इश्यूज़ थे उनके साथ, तो उनकी बात सुनी जाती है। उनका ये हिसाब नहीं है कि जिस तरह हमें अपनी बात कहने के लिए बहुत से सहारे तलाश करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने ख़ुद को अच्छी तरह से पोजीशन किया है, और उनकी हर जगह पे आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देख लें, उनकी आर्मीनिया के साथ अज़रबैजान का जो मामला था वहाँ देखिए उन्होंने कितना एक क्रूशल रोल प्ले किया है। सीरिया के अंदर आप देख लें कि अब, और आप उनकी ये देखें जिस पे हैरत होती है कि सीरिया के अंदर वो रूस के सामने आमने सामने खड़े हैं, लेकिन कुछ मामलात में वो रूस के साथ मीडिएशन कर रहे हैं। जी, तिजारत कर रहे हैं, रूस के साथ तिजारत भी कर रहे हैं ना, रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं। आप मेडिटेरेनियन के अंदर उनके साथ अभी देखें, अभी तो उन्होंने खैर एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक पॉलिसी ओवरऑल चल रहा है उनका सारा। उनका वापस सऊदीया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, उनके इजिप्ट के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हो गए हैं। इसी तरह उनके जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात बहाल हो, जो जिनके साथ उनके माजी में या माजी करीब में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, उन्होंने उन ताल्लुकात को भी बहाल किया है। मैं शकूर आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँ, आपको कौन सी चीज़ जो है टर्की की जब पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है? यार मुझे वहाँ पे जो टॉलरेंस है ना वो काफ़ी मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए बड़ी एक्सेप्टेंस है, डिफरेंट लोगों के लिए। मुझे जितने मुख्तलिफ़ चेहरे वहाँ नज़र आते हैं शायद ही कहीं और नज़र आते होंगे, और उसके हवाले से मुझे लगता है कि आप एक अच्छा इस्लामिक कंट्री के शबी लेकर या उसका इमेज लेकर के तो अपने यहाँ दूसरे लोगों को भी सांस लेने की इजाज़त दे सकते हैं। करप्शन के बारे में बताइए कि करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं लोगों देखिए के। इल्ज़ामात तो लगते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ इन्वेस्टिगेट होकर सामने नहीं है कि जिस पर शोर शार्ट हो गया। वहाँ पर नैब है उनके अपने प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। अगर नहीं, नैब किसी के कंट्रोल में तो नहीं है सर, नैब कंट्रोल में। देखें आप आज़ाद दूसरी तरफ जा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आराम से वापस जाऊँ। अच्छा, ठीक है। नहीं, शकूर, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में आपकी इस गुफ्तगू ने जो आम देखने वाला, मैं अब ज़ाती बात कहूँगा कि मेरे लिए भी ये नई चीज़ें हैं कि पुलिस को उन्होंने स्टैंड किया, स्ट्रेंथन किया, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को डिलीवर करके बताया। फ़ौज को नहीं छेड़ा, फ़ौज जहाँ पर है, और जब खुद वो बड़े हो गए तो फ़ौज खुद उनके कंट्रोल में आ गई। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा तवज्जो इस बात की है। आखिरी बात मैं करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि यहाँ पे ये इशू रिसेंटली बहुत ज़्यादा रहा, यूथ की बात। जी, अब वो दूसरी पार्टी जो थी उनकी मुखालिफ CHP जो थी वो यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काउंट करते, लेकिन अर्दवान ने फौरी तौर पर उसको काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कर, और उनकी जो इस वक्त जो आपको प्रोमिनेंट चीज़ें IT के सेक्टर में नज़र आ रही हैं, उनको जो इवन जो ड्रोन बनाने वाला बंदा है सलजूक बैरख्तार, नौजवान आदमी है, अमेरिका से पढ़ के आए, तो उन्होंने अपनी यूथ को बड़ा एम्पावर किया। और हमारी यूथ के साथ क्या हो रहा है, वो कोई, मैं अब क्या कहूँ, मैं तो सोचता हूँ उनके फ्यूचर देखता हूँ जो कुछ अभी हुआ है। जी, 9 मई को जो कुछ हुआ है। खैर नाज़रीन, बहुत शुक्रिया शकूर आपका। नाज़रीन, आपने अब्दुल शकूर ख़ान की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान के लिए क्या क्या सबक है तुर्की से सीखने का वाला, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के मसाइल कम बेश यकसा हैं, लेकिन तुर्की ने इन मसाइल से किस तरह से निजात हासिल की, जमहूरियत वहाँ पर मजबूत हुई, पार्लियामेंट मजबूत हुई, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि डिलीवरी की गई, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ज़रिए वहाँ पर तरक्की का काम किया गया, लोगों को यकीन दिलाया गया, क्योंकि ये कि जमहूरियत ही आपको सर्विस फराहम कर सकती है। तो इस तरीके से वहाँ पर जमहूरियत को मजबूत किया गया। उम्मीद है कि आप भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने और अदारों को मजबूत बनाने के वाले से जिस जिस जगह पर हैं आवाज़ उठाते रहेंगे। अब्दुल शकूर ख़ान का शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया।